हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज इस लेक्चर में मैं 11th अकाउंटेंसी के जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ, उसका ओवरव्यू करवाने वाला हूँ। किसी भी टॉपिक का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा इसमें। अगर किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डिटेल लेक्चर चाहिए, वन शॉट समरी चाहिए, तो मेरे को पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उनको लेक्चर शेयर कर दूँगा। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जितने चैप्टर्स है, चाहे वो डी के गोयल के हो, चाहे वो टी एस ग्रेवाल के हो, चैप्टर वाइज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ कि कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के टाइम में स्मार्ट स्टडी करते हुए कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सा टॉपिक अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, तो वो आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो वही पर्पज़ से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। अपना जो हम लोग कोचिंग में नोट्स बनाए हैं वो ओपन कर लो, अपने जो बुक्स होंगे वो अपने साथ में ओपन कर लो, मार्कर रख लो, हाइलाइटर रख लो, पेन रख लो, सो दैट फटाफट मार्किंग कर पाओ और एग्ज़ाम के टाइम में बस उन्हीं इंपॉर्टेंट एरियाज़ को गो थ्रू करो, रैदर देन वो पूरा डिटेल में सारे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, उतना अभी टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बिल्कुल इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी हो पाए। ठीक है, तो पहले से आइडिया क्लियर रखो। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एरियाज़ डिस्कस करने वाले हैं और इस जो जो एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है ये मैं क्यूमुलेट किया हूँ। जो पास्ट ईयर अपने एग्ज़ाम में पेपर्स आए हैं वो, प्लस जो अभी स्कूल में मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, ये सब हुआ था, प्लस जो बुक के इम्पोर्टेंट एरियाज़ वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं सबको कंपाइल किया हूँ। तो इसमें मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक, तो वापस आते हैं चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ऑन एन एवरेज कभी 4 मार्क का, कभी 6 मार्क का, तो इस रेंज के अंदर 4 से 6 मार्क के रेंज के अंदर पूछा जा सकता है। इस चैप्टर को जब हम डेप्थ में पढ़े थे तो टोटल इसके अंदर 14 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। टोटल इसके अंदर हम 14 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास में वैसे तो मैं मार्क करवा ही दिया था, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ और ऊपर ऊपर ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताओ। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताओ। तो याद रखना है, हम लोग नोट्स में पूरा डिटेल एग्जांपल्स के साथ लिखे हैं, तो बिल्कुल एडवांटेज को मिस नहीं करना है। एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, कि एक अपना लेंदी प्रोसीजर होता है, एक अपना शॉर्ट एंड सिंपल होता है, एक में स्पेशलाइज लोग लगते हैं, एक में नॉर्मल लोग ही कर सकते हैं, है ना। तो एक के इतने स्टेप्स होते हैं, दूसरे के उतने स्टेप्स होते हैं, तो विथ बेसिस याद रखना है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। फिर उसके बाद अगला है ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या क्या उद्देश्य होता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यूजर्स के लिए हेल्पफुल, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल। देन उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के कितने यूज़र्स होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। तो उसमें वो वाला भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल में कौन कौन आएंगे, एक्सटर्नल में कौन कौन आएंगे। और बस यही नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल कि इंटरनल एक्सटर्नल में कौन आएंगे, अगर इंटरनल में लोग आ रहे हैं, जैसे कि ओनर आता है, मैनेजमेंट आता है, तो वो क्यों इंटरनल माने जा रहे हैं वो भी क्लियर होना है। एक्सटर्नल में इतने सारे लंबे चौड़े लिस्ट थे, तो वो उनको क्यों एक्सटर्नल बोलते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल यूज़र है, तो वो क्यों एक्सटर्नल यूज़र है। बैंक, रिसर्चर, पब्लिक, कस्टमर, ये सब हमारे एक्सटर्नल है, तो वो क्यों एक्सटर्नल है, उनका मैं रीज़न नोट्स में लिखाया हूँ, तो वो गो थ्रू कर लेना। उसके बाद अगला आता है लिमिटेशन। अगला आता है क्या, लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग 4-5 लिमिटेशन पढ़े थे। इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, फिर डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग अकाउंटेंसी बनाते हैं इसमें बहुत सारे हम लोग एस्टिमेट्स यूज़ करते हैं, है ना, मार्केट वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं होता। तो हम लोग ऐसे 4-5 एग्जाम्पल्स, मतलब 4-5 पॉइंटर्स लिखे थे, तो वो याद कर लेना है। ठीक है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बताया था RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। बस ये हेडिंग याद करने से कुछ नहीं होगा। हेडिंग के अलावा रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, रेलेवेंस का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है और कितने तरीके का होता है, इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म,
तो ये पूरा डेप्थ में जाके पढ़ के आना है, क्योंकि पढ़ते टाइम जब हम डिटेल में पढ़े थे 14 टॉपिक्स पढ़े थे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरियाज को ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एरियाज में बिल्कुल घुस घुस कर कि एग्जाम में अगर ए पूछा तो भी हम बता पाए और जेड पूछा तो भी हम बता पाए। तो 13th वाला इंपॉर्टेंट है, RRUC। और कई लोग को रिलायबिलिटी और रेलेवेंस के बीच डिफरेंस ही नहीं पता होता है, तो क्लियर होना है, रिलायबिलिटी अलग है, रेलेवेंस अलग है, अंडरस्टैंडेबिलिटी अलग है एंड कंपेरेबिलिटी अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी है, और जो अपना लास्ट चैप्टर है दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसको बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक है। मैं दोनों में ही लिखवाया हूँ, तो तुम लोग को जो सही लगे, सूटेबल लगे, पढ़ लेना विथ बेसिस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, हम लोग को 3-4 बेसिस देगा और बोलेगा बताओ यही बेसिस के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो। तो हम उतने कैपेबल होने चाहिए कि हम अगर डायरेक्ट लिखने को है तो बेसिस के साथ लिख रहे हैं, और अगर क्वेश्चन में बेसिस दे दिया है तो हम उस बेसिस को भी उठा के पॉइंटर फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। तो इसका डिटेल अगर लेक्चर देखना है, रैपिड रिवीजन देखना है, या जो हम लोग नॉर्मल क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर किए हैं जिसमें अगर किसी को पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, समझना है, तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डिटेल लेक्चर या वन शॉट समरी एज द केस में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी बस ये टॉपिक में हम लोग इंपॉर्टेंट वोकल पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जब हम लोग नॉर्मल रेगुलर क्लास में पढ़े थे तो बहुत सारे डेफिनेशंस को डिस्कस किए थे। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को टिक कर रहा हूँ, तुम लोग अपने नोट्स में भी टिक कर लेना। नॉर्मल क्लास में, रेगुलर क्लास में मैं करवाया हूँ ऑलरेडी टिक, बट उसको भी मैं शॉर्ट एंड कंसाइज कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क करवाऊंगा उसको बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ के जाना है, कि पूछा तो बस अपने से बनना है, चाहे वो MCQ आए चाहे वो रिटर्न फॉर्म पे आए, सब बनना चाहिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसमें कैपिटल। कैपिटल, अगर कैपिटल लिखने को आ गया, कभी कभार पूछ भी लेता है कि उसको डिफाइन करो, तो बस हम ये नहीं बोलेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसके अलावा भी बताओ कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ये, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, देखो जब हम लोग कैपिटल लिखे थे तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो होप सो कि सबको ये रिकलेक्ट होगा और सब लोग रिवाइज करेंगे और एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है, डन। उसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी का भी मीनिंग याद होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाला, और कितने तरीके के लाइबिलिटीज होते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और टाइप्स ऑफ रीपेमेंट के हिसाब से भी अपना नॉन करेंट, करेंट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो ये सारा याद होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। डिटेल लेक्चर या रैपिड रिविजन चाहिए हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना। अभी बस मैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करा रहा हूँ। ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग, कैपिटल, ये सब इंपॉर्टेंट है। असेट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के जो पॉइंट्स है ना उसको मैं लिखा ही ऐसे हूँ कि वो इंपॉर्टेंट एरियाज में है। फिर एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 4 पॉइंट्स था कि वो असेट की तरह बैलेंस शीट में ट्रीट होगा, बेनिफिट उसका 1 साल से ज़्यादा मिलेगा एंड सो ऑन, वो वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परचेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटर एक बार देख लेना, ठीक है। और क्रेडिटर हो गया, एक बार देख सकते हो। बैड डेट, इंसॉल्वेंट नहीं पूछेगा। और अगर इसके अलावा कुछ पूछा तो हम तो छोटा मोटा लिख भी सकते हैं। मैं ये जो टिक कर आया हूँ इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखो इंसॉल्वेंट पूछ ले तो हम तो खुद लिख लेंगे, इंसॉल्वेंट मतलब एक पर्सन जो अपना पैसा, अपने लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है, उसके असेट्स कम है उस एज कम्पेयर टू हिज लाइबिलिटीज, तो वो अब रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वो क्या बन जा रहा है, इंसॉल्वेंट। और जो अपने जो भी डेट्स है उनको पे कर पा रहा है वो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। तो इतना छोटा छोटा मीनिंग एग्जाम में आता भी नहीं है। फिर वाउचर्स याद रखना है, वाउचर का तो एक वैसे भी सेपरेट चैप्टर है ही। और इसमें रुको, इसके अलावा भी कुछ कुछ है पॉइंट्स, मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये असेट्स के अंदर इतने सारे टाइप्स ऑफ असेट्स भी हम लोग देखे थे, तो वो भी एक बार रिकॉल ज़रूर से कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं। ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो मैं 4 पॉइंट्स बोला था, इसको भी एक बार रिकलेक्ट करना है। और ये हम लोग एग्जाम्पल भी लिखे थे कि कब कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ वो कैपिटल है या वो रेवेन्यू है, तो वो भी आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, तो वो भी हम लोग क्लास में किए थे। और देन इसके आगे आते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को भी एक बार गो थ्रू करना बनता है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को भी एक बार देखना बनता है। और इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये सब अपना कंप्लीट हो गया था।
ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में किए थे, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके जाना। चैप्टर 2 से कई बार ऐसा देखा गया है फाइनल एग्जाम में भी और अपने मंथली टेस्ट में भी, कि ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ कर आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये टी एस गरेवाल का क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन दिया है बुक में और ये वाला क्वेश्चन है। तो एक केस स्टडी दे देगा और बताए बोलेगा कि बताओ इसमें कितने परचेजेस है, कितने के असेट्स है, कितने के बिल्स रिसीवेबल है, कितने के पेबल्स है। तो ऐसा वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है। ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन, किसी को ये क्वेश्चन में डाउट हो, क्लास में नहीं बना हो, तो मेरे को मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना मैसेज, मैं उनको क्लियर समझा दूंगा ये पर्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक, कुछ छोटे मोटे टर्म्स और बाकी हैं तो उनको भी एक बार देख लो। गुड्स का डेफिनेशन कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है। डेड स्टॉक वगैरह नहीं पूछता, ये बस जनरल नॉलेज के लिए। लाइफ स्टॉक भी बस जनरल नॉलेज के लिए है। प्रॉफिट एंड गेन का पूछ सकता है, क्योंकि कई लोग को क्या लगता है कि प्रॉफिट और गेन एक ही चीज़ है। तो उसको भी हम लोग देखे थे कि प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, दोनों ही अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है। एंड देन लॉस, एक बार उसको रीड कर लेना। डिस्काउंट के अंदर जो दो तरीके के डिस्काउंट है, डैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वो एक बार रिव्यू करना बनता है। ठीक है। और जीएसटी वगैरह नहीं। वाउचर्स जो मैं बताया ही था, वाउचर्स क्या होता है, एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। इसका तो आगे सेपरेट चैप्टर है ही। फिर सॉल्वेंट जो पे कर सकता है। और डिप्रीसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स, है ना। और ये जो चिल्लर टाइप के हैं इसको बिल्कुल पढ़ने की नीड नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, नो नीड। ठीक है। और ये वही वाला क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 भी एंड होता है। अब आते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग 11 प्रिंसिपल पढ़े थे। सबसे पहले गैप को कई बार एमसीक्यू में आया है कि गैप का फुल फॉर्म क्या है, और कई बार लिखने को आ जाता है कि गैप क्या होता है, उसको ज़रा एक्सप्लेन करो ब्रीफ में। तो गैप का फुल फॉर्म याद रखना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। ये क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी बना रहे तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ आईसीआई, ये सब इशू करता है। ठीक है। इसको डिटेल में एक बार नोट से रीड कर लेना एक बार। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसके अंदर हम लोग तीन चीज पढ़े थे, दैट इज जी सी ए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें डेप्थ में पढ़ लेना, हम लोग बहुत डिटेल में एग्जाम्पल सहित लिखे थे। फोर्सिएबल फ्यूचर वाला पॉइंट कि गोइंग कंसर्न क्या है। सेकेंड, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मैं डब्ल्यूडीवी और एसएलएम का एग्जाम्पल लेके समझाया था। और अक्रूवल अजम्पशन, जिसमें हम लोग जेठालाल और बबीता जी का एग्जाम्पल लेके समझे थे। ठीक है। इसको एक बार रीड करना बनता है। अब इसके बाद आते हैं जो इतने सारे प्रिंसिपल्स है उसमें क्या क्या काम का है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो टोटल कितने प्रिंसिपल्स है, 11 प्रिंसिपल। अब देखो, पहले के टाइम में ना ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कि एक्सप्लेन कर दो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, या प्रूडेंस प्रिंसिपल, या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने को आ जाता था। आजकल के ट्रेंड में क्या देखा जा रहा है, एक दो तीन लाइन का स्टेटमेंट लिखा रहेगा, एक लाइन का, दो लाइन का, और बताएगा, बोलेगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग को वो 11 की 11 याद होने चाहिए। पहले के टाइम में काम बन जाता था कि हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेते थे, तो एग्जाम में आता था, उसको फटाफट लिख के आ जाते थे। अभी क्या है, एक पॉइंट दिया रहेगा और उस पॉइंट में बताएगा कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग को पूरा 11 ही पढ़ के जाना है। अब इसमें एज सच कोई ऑप्शन नहीं। और अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो अभी वो पुराने टाइप के क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे कि एक्सप्लेन करो मटेरियलिटी, एक्सप्लेन करो प्रूडेंस प्रिंसिपल, ऐसा। तो पढ़ के सभी जाना है, सारे ही प्रिंसिपल्स को पढ़ के जाना है। इसका जो मैं रैपिड रिवीजन भी रिकॉर्ड किया था वो भी बहुत ही डेप्थ में 50 मिनट्स के आसपास का इसका रिवीजन है। तो बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ, तो वो भी एक बार ज़रूर से रेफ़र कर लेना। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी तो बहुत काम का, अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो बिजनेस एंटिटी बहुत काम का है। उसके बाद मनी मेजरमेंट भी काम का ही प्रिंसिपल है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल डिस्क्लोजर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रूडेंस, प्रूडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम महा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसको भी देख लेना, इसमें हम लोग बहुत सारा केटीएम वगैरह ये सब एग्जाम्पल लिए थे। और इसके अंदर ये भी देखे थे, कॉस्ट और एन आरवी विच एवर इज लोअर, है ना। तो ये सब पॉइंट हो गया था।
इसके अलावा मैचिंग प्रिंसिपल, कई लोग को पता ही नहीं रहता कि मैचिंग प्रिंसिपल है क्या। तो मैचिंग प्रिंसिपल बिल्कुल याद से करके जाना है। मैं डेप्रीसिएशन का एग्जाम्पल लेके इसको समझाया भी हूँ रैपिड रिविजन में, तो एक बार उसको ज़रूर से रेफ़र कर लेना। फिर उसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट, नो नीड उतने काम का नहीं। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल किसकी तरह है, ये बिल्कुल डिक्टो अक्रूवल अजम्पशन की तरह है, ठीक है। और लास्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे हमें क्या चाहिए, बिल चाहिए, इनवॉइस चाहिए, कैश मेमो चाहिए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अगर हम अपने बैलेंस शीट में 50 लाख का फर्नीचर दिखा रहे हैं, तो किस सबूत पे हम 50 लाख का दिखा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इनवॉइस, कोई बिल, कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जिसको ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग उसके अंदर देखे थे पॉइंट्स। हम्म। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना सारा ही 11 प्रिंसिपल है, सारा 11 बोलने से 11 प्रिंसिपल, क्योंकि अभी वो एक्सप्लेनेशन वाला थोड़ा कम आता है, बट आ गया तो तुम्हारा लक, डायरेक्ट लिख के आ जाओगे। नहीं तो वो पॉइंट्स दिया रहता है, उसको हम लोग को समझ के बताना पड़ेगा कि कौन सा फॉलो हो रहा है या किसका वायलेशन हो रहा है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको एएस बोला जाता है, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही इशू करता है, आईसीएआई। तो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। उनके फीचर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है, क्या एडवांटेजेस है, एक बार ज़रूर से रीड करके चले जाना। और एक ये चिल्लर भर का टॉपिक है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो भी एक बार बस रिव्यू कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो डन, यहाँ पे अपना थर्ड चैप्टर भी होता है कंप्लीट, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो टीएस गरेवाल और डीके गोयल में थोड़े चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल कंटेंट जो है वो सेम ही है। तो दोनों ही, चाहे टीएस गरेवाल ऑथर हो या डीके गोयल ऑथर हो, दोनों के लिए ये लेक्चर सूटेबल है। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल उठ कर आता है। और प्रैक्टिकल किस पे उठ के आएगा, कोई सेपरेट 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट 1 मार्क के एमसीक्यू में। तुम ही लोग कितने बार एग्जाम दिए होगे, ये मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, तो ये सब में तुम लोग नोटिस किए होगे कि जो अपना एमसीक्यू आता है उसमें भी डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस चले जाते हैं, और बोलेगा कि बताओ इसको अक्रूवल हिसाब से कितना इसका इनकम आ रहा है, कैश बेसिस के हिसाब से बताओ कितना इसका इनकम आ रहा है, और वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये चैप्टर में उतना कुछ है नहीं, बट प्रैक्टिकल पार्ट पे थोड़ा फोकस रखना है। दो चीज़ पे फोकस रखना है, एक डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस, और उसके बाद न्यूमेरिकल। बस यही दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जैसे मैं एग्जांपल बताया था, याद होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल था अक्रूवल बेसिस का, कि बबीता जी अगर आज फ़ोन खरीद के ले जा रही है उधारी में, क्रेडिट में, और वो बोली है कि जेठा जी मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगी, तो जेठालाल कब रिकॉर्ड करेगा, आज। क्यों आज रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि जेठालाल अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है। अक्रूवल बेसिस बोलता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आज मिला है, पैसा कल मिलेगा, पैसा 5 साल बाद मिलेगा, पैसा 10 साल बाद मिलेगा, ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड इनटू हुआ, आज। तो बस आज तैयार रहो, रिकॉर्ड कर लो आज के आज, ठीक है। तो ये था अपना अक्रूवल बेसिस। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे, प्रैक्टिकल वाले में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, और क्लास में जो सही बताया था उसको मैं 50-50 रुपीज़ भी दिया था। तो वो वाले क्वेश्चंस बनने चाहिए सबसे। एक बार क्या करना, बुक का क्वेश्चंस वगैरह रेफर मत करो, क्योंकि मैं सारा बुक का भी करवा ही दिया था। इस चैप्टर में अराउंड हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिकल रेंज पे अगर जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास हुआ है। तो एक बार ज़रूर से सारा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4, 5 ऐसे करके, और प्लस साथ में जो मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कराया था, तो ये सब का कुछ हम लोग ओरली किए थे और कुछ हम लोग रिटर्न लिख के किए थे। तो एक बार ये सब को रिव्यू कर लेना, एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये एमसीक्यू में आजकल आना चालू हो गया, पहले 3-3 मार्क के में आता था, अब ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, वेदर वो 3 मार्क्स के लिए आए या वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है। यहाँ तक डन है। टीएस गरेवाल में 3 क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो वो तीनों ही हमने ट्राई किया था क्लास में, ठीक है। और एक बार इसका ये पढ़ लेना कि कैश बेसिस के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ज़्यादा नहीं, 2-2 फ़ायदे 2-2 नुकसान। और अक्रूवल बेसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान। डिफरेंस तो है ही इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें मार्क भी करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, और हम लोग चांद सितारा भी बना लिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इसके 4 बेसिस याद करके चले जाना। फिर बस
और डीके गोयल में ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर वाउचर्स बनाएंगे, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर, एंड देन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस ये प्रोसेस एक बार याद रख लेना, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो अपना यहाँ पे फोर्थ चैप्टर भी होता है डन एंड डस्टेड। अब अपन आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा नॉर्मल ट्रेंड रहता है कि ये सबसे ही बन जाता है, इतना ये टफ किसी के लिए नहीं जाता। यहाँ से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा वो अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का प्रैक्टिकल पार्ट है, और यहाँ से तो प्योरली अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को जब हम लोग डेप्थ में किए थे तो अराउंड 8 से 10 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट किए थे, विथ लॉजिक्स कि प्लस हो रहा है तो क्यों प्लस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं तो क्यों माइनस कर रहे हैं, विथ जनरल एंट्री का एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट सबसे क्लास में बन रहा था। इसके जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वो एक बार मैं थोड़ा फोकस करवा दूं। देखो, क्वेश्चन जो आता है ना, मान लो 4 पॉइंट दिया रहेगा, 5 पॉइंट दिया रहेगा, जितने पॉइंट्स है उतने मार्क्स है। अगर 4 पॉइंट दिया है तो 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 पॉइंट दिया है तो 6 मार्क का क्वेश्चन। बट इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑन एन एवरेज 4 से 6 मार्क तो मिल ही जाता है, मिनिमम साइड में 4, मैक्स टू मैक्स या तो 6। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे जैसे क्या, वो वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसमें एक बार कैपिटल में प्लस होता है, एक बार कैपिटल में माइनस होता है। क्यों? जनरल एंट्री के बेसिस पे। मैं जनरल एंट्री भी साथ में कराया था। फिर गुड्स परचेज किए थे इतने का, और उसको सेल इतने में कर दिए तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है। गुड इतने का खरीदे थे, इतने में बेच दिए तो नुकसान हुआ, लॉस, लॉस अलग से वहाँ जाके सेट ऑफ हो जाता है कैपिटल में। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स मन ध्यान देना है। फिर पॉइंट आ सकता है कि हम इतने का खरीदे हैं, उसको इतने में सेल कर दिए, कस्टमर को इतने में बेच दिए, तो वो प्रॉफिट मार्जिन या लॉस मार्जिन जो होगा ना, वो हमेशा अपने कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल को वो इंक्रीज कर देता है, प्लस कर देंगे, और लॉस है तो वो कैपिटल को डिमिनिश कर देता है, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स मन है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ट्रेंड तो बहुत कम है ऐसा, बट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ एंड देन उसको बैलेंस शीट में उसको फॉरकास्ट करो सारा डिटेल, और बैलेंस शीट को टैली करवाओ। मैं ऐसा वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2 मिनट। ये देखो, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 किए थे, एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग जो किए थे ये वाला पॉइंट, तो इसको मैं बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट करवाया था डाटा। और बैलेंस शीट टैली होगा, हमेशा टैली होगा, बिकॉज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, तो हमेशा असेट साइड लाइबिलिटी और कैपिटल से मैच कर जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें क्या बात है ध्यान देने वाली, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बैलेंस शीट के साथ आता है क्वेश्चन, तो तुम भूल मत जाना कि बैलेंस शीट भी बनाना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमें क्या याद रहता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट बनाना है, फॉर्मेट, उसके अंदर सारा पोस्टिंग करना है और ख़त्म कर देना है नीचे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि बैलेंस शीट भी बनाना है, तो हम बैलेंस शीट भी बना के चलेंगे साथ में। ठीक है, और इस ये जब क्लास में मैं चैप्टर कराया था ना, तो मैं कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में स्टार मार्क कराया था। ठीक है, एक बार ओपन करके देखना, जैसे एग्जांपल नंबर 9 हो गया, इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, अनअर्न्ड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, अक्रूड इंटरेस्ट। तो ऐसा पॉइंट आता है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो प्लस होगा, माइनस होगा क्या नहीं। तो सारे पॉइंट्स को रेफर मत करो। जैसे स्टार्टेड बिजनेस, हमेशा हमें पता है स्टार्टेड बिजनेस है तो कैश में और कैपिटल में जाएगा, गुड्स वगैरह लगा दे रहे हैं तो स्टॉक में आ जाएगा, फर्नीचर लगा दे रहे हैं फर्नीचर में आ जाएगा। तो वो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है वो बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, नहीं भी करके जाओगे, नहीं भी रिविजन करोगे तो भी हम इतना तो डुएबल आएगा कि वो बन ही जाएगा, है ना। तो अब मेन क्या है, जो पॉइंट थोड़े ऊपर लेवल के हैं, आउटस्टैंडिंग वाला हो गया, अनअर्न्ड हो गया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, तो इसमें प्राइम फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं क्लास में करवाया था, मैं ऑलरेडी स्टार मार्क करवाया हूँ क्वेश्चंस में कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्या नया है, किस में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 11 में देखो, सेकेंड पॉइंट हो गया, है ना। और और देखो ये एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें एक और, फिर नीचे आते हैं और क्वेश्चंस पे। ये देखो, एक बहुत बड़ा भी हमने क्वेश्चन किया था, तो उसको भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं, उसके भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मार्क किया हूँ, ये उसका सॉल्यूशन है ना। तो एक बार देख लेना, जिनको भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की नीड लगे तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना।
फिर उसके बाद इसमें एक और था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पे भी आए थे। ये देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी 2 से 3 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला मन देखे थे, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। इसका ये पूरा फॉर्मेट देखे थे हम लोग, कैसे निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। अब तो तुम लोग सिंगल एंट्री पढ़ भी चुके हो तो और आइडिया हो जाएगा, है ना। अब सिंगल एंट्री पढ़ लियो तो ये चैप्टर और इजी हो जाता है, तो इसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो फटाफट। हमने जो एग्जांपल्स मन किया था, एग्जांपल 13, एग्जांपल 14, फिर इसके बाद ये पूरे बुक के हमने क्वेश्चंस मन लगाए थे, तो ये सब एक बार कर सकते हो। और जब सिंगल एंट्री कर लेते हैं ना तो ये चैप्टर और डुएबल हो जाता है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कर लेना, इसको मिस मत करना। कई लोग से क्या होता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन करके निपट जाता है चैप्टर और ये वाला टॉपिक रह जाता है। वैसे तो ये एग्जाम में उतना फ्रीक्वेंसी नहीं है आने का, बट हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करना है सो दैट बेस्ट कम्स टू यू, तभी अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। हम प्रिपेयर ही हल्का फुल्का करके जाएंगे तो फिर निपट जाएंगे एग्जाम में श्योर शॉट। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 एंड एग्जाम्पल नंबर 23, इसको मैं रिटर्न में लिखवाया था बिकॉज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन क्या करना, एक बार ज़रूर से रीड कर लेना और रिव्यू कर लेना, जो भी इजी लगे, ओरल इजी लगे, ठीक लगे तो उसको ओरली फटाफट निपटा देना। और जो क्वेश्चन को लग रहा है कि एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं तो ज़रूर से सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन के भी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं डन। अब अपन अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको ट्रेडिशनल रूल भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल, मॉडर्न रूल, ये सब इसके अंदर हमें पढ़ना था। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत बोलने से बहुत इजी। इवन तुम रैपिड रिविजन भी देख के जाओगे तो भी पूरा चैप्टर करके आ जाओगे, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है एज सच। ठीक है, तो इसमें देखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके तहत अकाउंट्स के अंदर अपने 3 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इनका रूल याद रखना है। पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, इसके अंदर एक बार रैपिड रिविजन से भी गो थ्रू कर लेना पूरा कि क्या क्या आते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो एक बार रीड कर लेना। और एग्जाम में इसका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये वाला पार्ट दे देगा, मशीन, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो पहले तो ये पूछेगा कि बताओ ये कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा, ये रियल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा और नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लिए तो आगे पूछेगा बताओ उसका रूल क्या है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, वो हमें याद होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन कि वो पॉइंट्स बता देगा, हमें वो अकाउंट जो 3 अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसको सेग्रीगेट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा है, और उसके सामने उसके रूल्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा टाइप का आ जाता है। और इसका टी शेप अकाउंट भी आ जाता है। टी शेप तो बहुत सिंपल है, जिनको लेजर आता है उनको तो टी शेप बिल्कुल बाएं हाथ का खेलो सबसे बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, देन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, प्रॉफिट एंड देन ड्राइंग। तो इसका बस सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है। कैपिटल, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको ही पता होना चाहिए, हम लोग पूरा अकाउंट्स का सिलेबस निपटा चुके हैं, तो ये तो बनना ही चाहिए कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और बिजनेस में पैसा लगाए, और बिजनेस में पैसा लगाए तो कैपिटल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो बाई कैश। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा आया है, एक्स्ट्रा पैसा आया है तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया होगा, तो कैपिटल बढ़ गया है तो क्या होगा, बाई प्रॉफिट, इससे और क्रेडिट हो गया होगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग का क्या मतलब होता है, कैपिटल कम हो गया है, तो कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। बस इतना ही याद रखना है कि जब जब पैसा आया तो कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ने से हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में सारा पोस्टिंग। जब जब पैसा गया तो कैपिटल कम हुआ, कैपिटल कम होने से क्या करते हैं, डेबिट, बस डन। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बस इतना सा सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो बस यही वाला पॉइंट है। अब अपन चलते हैं अगले चैप्टर पे।
अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ अपना वाउचर्स, जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें देखो ये चैप्टर से बेसिकली 1 से 2 मार्क का क्या आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अब थोड़ा कम हो गया है, पहले आ जाता था कभी कभार कि कैश मेमो बताओ, पेइंग स्लिप क्या होता है बताओ, डेबिट नोट बताओ, क्रेडिट नोट बताओ। ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गया है, कभी कभार पूछ भी सकता है, हमारा लक अच्छा रहा तो पूछ भी ले। बट नॉर्मली ये जो पोर्शन है वो अब डिलीट हो गया है, मतलब उतना नहीं आता एग्जाम में, थोड़ा इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया है। और पहले वाउचर्स को भी प्रिपेयर करने को आता था, बट अब वो भी क्वेश्चन नहीं देखे जा रहे हैं, तो उनका भी फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। तो ये चैप्टर का वेटेज बहुत ही कम है, 1 से 2 मार्क्स ऑन एन एवरेज आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, 5 चीज़ पढ़ना है: सोर्स डॉक्यूमेंट, कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट, मीनिंग ऑफ वाउचर्स, टाइप्स ऑफ वाउचर्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे हम लोग वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़े थे कि बिल्स, कैश मेमो, इनवॉइस ये सब बनाया जाता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी वही है कि एक एविडेंस होता है, एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, की ये प्रूफ होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, इस तारीख को हुआ है, इतने गुड्स बेचे गए हैं, इतने गुड्स खरीदे गए हैं, इतना अमाउंट का सामान है, ये हमारा सेलर का सिग्नेचर है, स्टैम्प है, सब कुछ ड्यूली साइन सिग्नेचर सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और आगे जाके पढ़ोगे इसी को सोर्स वाउचर भी बोला जाता है, सपोर्टिंग वाउचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, डन। तो मीनिंग हो गया। अब ये सेकंड पूछा जा सकता है, कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट, कि सोर्स डॉक्यूमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीट, पेइंग स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और मैं क्लास में इसको डिटेल में समझाया था कि अपना कैश मेमो अलग होता है, इनवॉइस अलग होता है एंड रिसीट अलग होता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पेइंग स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को हम लोग कल क्लास में भी देखे थे, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरल एंट्री से रिलेट करना था उसको रिलेट करके समझे भी थे। ये पूरा जनरल एंट्री से रिलेट करके मुकेश का एग्जाम्पल लेके समझे थे, 10,000 का सामान खरीदे और 3,000 का सामान हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसके हिसाब से क्या नोट प्रिपेयर होगा, कब कौन सा नोट प्रिपेयर होता है, परचेज रिटर्न के समय क्या, सेल्स रिटर्न के समय क्या, ये पूरा हमने डेप्थ में देखा था। पेइंग स्लिप मतलब याद रखना है, वही जो बैंक में हम लोग अमाउंट जब डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कैश से हो चाहे वो चेक से हो, तो ये वाला फॉर्म फिल किया जाता है, बैंक की तरफ से ये मिलता है। ठीक है, अब आगे आते हैं इस चैप्टर में। इसमें छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स और है, जैसे हो गया वाउचर। वाउचर क्या है, सबसे पहले बनाया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट, जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हुआ, मतलब जेठालाल के पास से बबीता जी आज खरीदी सामान, तो आज हुआ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू, तो आज क्या बनाया जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर ईयर एंड में अकाउंटेंट को बुलाया जाएगा, और अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट वो क्या प्रिपेयर करेगा, वाउचर। वाउचर किसके बेसिस पे प्रिपेयर करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये पूछा जा सकता है कि वाउचर पहले आता है या सोर्स डॉक्यूमेंट, तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, फिर उसके हिसाब से लेजर में अलग 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 जगह पोस्टिंग होगा, इसको डेबिट करना है डेबिट, उसको क्रेडिट करना है क्रेडिट, तो वाउचर बेसिकली अकाउंटेंट अपना प्रिपेयर करके चलता है। फिर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाउचर। तो 2 तरीके के वाउचर होते हैं, एक सोर्स वाउचर और एक अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर, काम का इसमें अकाउंटिंग वाउचर है, इसको हम लोग पूरा देख लिया, जैसे सोर्स वाउचर क्या है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है। अकाउंटिंग वाउचर लास्ट टॉपिक है। अकाउंटिंग वाउचर्स के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, तो 2, दैट इज कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स के अंदर भी 2, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। क्लियर होना चाहिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैश वाउचर, कैश कैश कैश, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो इसके अंदर कैश वाउचर्स क्या होते हैं, कैश वाउचर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक्स। इन शॉर्ट क्या, कैश वाउचर बोले तो जब पैसा आया और जब पैसा गया उसका लिखित में रखना, लिख कर रखना, इसको बोलते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर फर्दर कितने तरीके के होते हैं, एक होता है क्रेडिट वाउचर और एक होता है अपना, नहीं एक होता है अपना डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। ठीक ठीक ठीक, ये कैश वाउचर के अंदर 2 था, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब देखो डेबिट वाउचर क्या बोल रहा है, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज मेड, कैश इज मेड, आगे कैश पेमेंट इज मेड, पेमेंट में बी मेड अगेंस्ट, कब कब पेमेंट किया जा सकता है, एक्सपेंस को पे करते समय, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिट इनटू बैंक्स एंड ड्रॉइंग्स। तो जब जब पेमेंट होगा तब तब कौन सा वाउचर अराइज होगा, दैट इज डेबिट वाउचर। और अगला अगला है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या लिखा है, क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब जब हमें कैश रिसीव होगा तब तब क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, सामान सेल करते हैं तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
यही एंट्री होता है। और जब हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो सेल्स को इग्नोर करेंगे, कैश डेबिट हो रहा है, कौन सी साइड जाएगा, बाई साइड। बाई मतलब क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट वाउचर का मतलब कि कैश कब कब क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हुआ, तो कब कब होगा, जब जब हमें कैश रिसीव हुआ है, जब जब हमें क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। और बस डेबिट वाउचर कि जब जब हमने पेमेंट किया है। डन। और नॉन कैश वाउचर मतलब जिसमें कैश का ना ही इनफ्लो हुआ है और ना ही कैश का आउटफ्लो हुआ है। जैसे जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न बोथ, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। फिर रेक्टिफाइंग ऑफ एरर, इसमें कहीं भी कैश का इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर्स। ठीक है, डन। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 7 और 8 एज द केस में भी ये होता है डन, जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक। तो अपन आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज जर्नल। जर्नल चैप्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कंसेप्ट है सारे अकाउंट्स का। ये चैप्टर को मैं सबसे स्टार्ट में कराया था, बिकॉज इस चैप्टर में ग्रिप आता है तो बाकी चैप्टर बहुत स्मूथ फ्लो में ख़त्म हो जाता है। और यही चैप्टर में अगर ग्रिप कम है तो बाकी चैप्टर्स भी निपटने लग जाते हैं। ठीक है, ये 6 से 8 मार्क्स तक का आ सकता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स में जो रिपीट होता है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और इसके क्वेश्चंस भी हर बार आते हैं और अच्छे खासे लेवल के आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब मिला जुला के आ जाता है। तो इसमें क्या है, अपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, एक मॉडर्न रूल, एक ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल मतलब वही रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और एक मॉडर्न रूल। मैं इस चैप्टर को पूरा कौन से रूल के साथ कराया हूँ, मॉडर्न रूल के साथ। जो ट्रेडिशनल रूल होता है वो वैसे भी याद नहीं रखने का, वो बस एक पर्टिकुलर जो अपना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर है उसी में ध्यान देना है। बाकी चैप्टर में तो भूल भी जाना है कि ऐसा कोई रूल होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा डेप्थ में समझे थे कि असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है ना, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देन इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो वो हमने पूरा डेप्थ में क्लियर समझा था। और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज हमने बहुत सारा किया था। ठीक है, तो इसमें ध्यान दे देना। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है तो मैं अभी एक एक टॉपिक पे नहीं जा रहा, बट ओवरऑल सारे ही एंट्री, जिसमें जैसे मान लो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, है ना। बैंकिंग ट्रांजैक्शन को गो थ्रू कर सकते हो। फिर एक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला पॉइंट था, वो देख सकते हो। देन जब हमारा डेटर बैड डेट हो जाता है वो वाले पॉइंट्स देख सकते हो। जो हमारा बैड डेट है उसका दिल पिघल गया, वो पैसा ला के दे दिया, बैड डेट रिकवर्ड, वो वाला एंट्री देख सकते हो। देन कैपिटल, जब हम मल्टीपल चीज़ें लगा देते हैं बिजनेस में, तब वो वाला एंट्री एक बार देखा जा सकता है। और क्या हो सकता है एंट्रीज, फिर इसके बाद लास्ट लास्ट में जो वो फ्री सैंपल दे रहे हैं उसका एंट्री क्या होगा। फिर ड्राइंग कर रहे हैं वो वाला एंट्री, डेप्रीसिएशन का एंट्री। तो ऐसे मल्टीपल इसके अंदर एंट्रीज है जिसको फोकस करना बनता है। ठीक है, तो एक बार ये ज़रूर से देख लेना। और अच्छा बड़ा बड़ा वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें कैश डिस्काउंट का पॉइंट दे दिया है, किसी में ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट दे दिया है, किसी में इतने के डेटर्स थे, इतने के बैड डेट हो गए, तुम्हारे बुक के, चाहे वो टी एस ग्रेवाल हो चाहे डी के गोयल हो, इनके इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इलस्ट्रेशंस के 3 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेना। और जिस भी पॉइंट में डाउट लगे बस ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं तुरंत उसका जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं समझ आए टेक्स्ट में तो मैं ऑडियो भेज दूंगा या मैं क्लास में समझा दूंगा, जैसा सही लगे। बट एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो लगा ही लेना इलस्ट्रेशंस के, जो थोड़े बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 9 और चैप्टर 13 एज द केस में भी, जिसका नाम है लेजर। ठीक है, लेजर। तो ये भी ध्यान देना है, लेजर का ना एज सच एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं उठ कर आता है, मतलब फुल फ्लेजेड वाला क्वेश्चन नहीं आता। वो बहुत पहले के ट्रेंड में ऐसा देखा गया था कि लेजर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है। आजकल लेजर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैसे ये वाला तो आया भी है एग्जाम में कि लेजर को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। और ये बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री में काम आता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ लेजर एक बार ज़रूर से देख लेना। और इसके हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए थे। बस एक बार 2 3 इलस्ट्रेशंस भी देख लोगे ना तो वो काफ़ी है। 2 3 इलस्ट्रेशन मीन्स 2 3 एग्जाम्पल जो हमने क्लास में किया था, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया, कि उसके इतने सारे जो फिर हमने अकाउंट बनाए थे, बस वो एक बार देख लेना। ठीक है, ये उतना ज़्यादा एग्जाम में इसका फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके क्वेश्चंस कैसे टाइप के आ सकते हैं, देखो ऐसा एक लेजर का अकाउंट 2 साल पहले 3 साल पहले केवी में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है फाइनल में। एक कैश का अकाउंट दे देगा बना के और बाई वहाँ पे सैलरी लिखा होगा,
और बोलेगा कि बताओ इसका एंट्री करके बताओ क्या एंट्री होगा। तो ये एंट्री आना चाहिए लोग सबको। मैं बताया था अगर बाई है मतलब एंट्री में क्या हुआ होगा, डेबिट, क्योंकि हम लोग डेबिट वाली चीज़ तो बाई साइड भेजते हैं। तो एक्चुअल एंट्री इसका क्या हुआ होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तब जाके जब कैश बना रहे हैं तो कैश को इग्नोर कर रहे हैं, सैलरी डेबिट हो रहा है तो बाई साइड। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट तो दे देगा, बोलेगा बताओ इसका जनरल एंट्री करके बताओ। इसका बताओ क्या जनरल एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट लिखा और यहाँ टू कैश है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मजाक में नहीं लेना है। जैसे इधर देखो इसका क्या होगा एंट्री, ये वाले का बैंक अकाउंट और बाई सोहन। बाई सोहन है मतलब सोहन क्या हुआ होगा एंट्री में, डेबिट। तो इसका एक्चुअल एंट्री क्या बना होगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। और इसके अंदर ये पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री भी याद रखना है लेजर में, कि कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है। मतलब अगर एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो बढ़िया से पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन अगर एक डेबिट है और दो क्रेडिट है, या तीन क्रेडिट हो गया, या दो डेबिट है और बस एक क्रेडिट है, या दो डेबिट है दो क्रेडिट है, तो ऐसे को भी पोस्टिंग करने आना चाहिए। तो पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री के अंदर हम लोग ये टॉपिक भी डिस्कस किए थे। ठीक है, होप सो इतना सबको क्लियर है। ठीक है। एज सच ये चैप्टर एग्जाम में फुल फ्लेजेड नहीं आता वो कभी कभार एक आध मार्क का एमसीक्यू, एक आध मार्क का वही जो अभी जिस पैटर्न का मैं क्वेश्चन बताया उस पैटर्न में आ सकता है। ठीक। तो अगले चैप्टर पे अपन आते हैं जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक। तो कैश बुक भी 6 मार्क का एक्सपेक्टेड है। और मैं पहले ही बता दूं सिंगल कॉलम को प्रैक्टिस मत करो, एग्ज़ाम में सिंगल कॉलम नहीं आता कैश बुक में। एग्ज़ाम में दो ही लेवल के इससे क्वेश्चन आते हैं, या तो डबल कॉलम आएगा या तो पेटी कैश बुक आएगा। तो वो दो में बिल्कुल प्राइम फोकस होना चाहिए। कौन से दो में, या तो डबल कॉलम कैश बुक में या तो पेटी कैश बुक में। दोनों के ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, डबल कॉलम कैश बुक में और पेटी कैश बुक का। तो एक बार ज़रूर से लेक्चर देख लेना या अपने नोट्स को रेफ़र कर लेना। ठीक है। सिंगल कॉलम कई लोग अननेसेसरी प्रैक्टिस करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं है। इतना सिंपल आ गया तो बहुत अलग बात है, बट उतना नहीं आता। तो हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करना है कि डबल कॉलम का प्रिपेयर करके चलना है, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक का ये रहा फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस कहीं भी आ सकता है, टू साइड भी बाई साइड भी। बाई साइड किसका आ सकता है बैलेंस, बैंक ओडी का, ओवरड्राफ्ट का। कैश का कभी भी बाई साइड बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स मन था जिसको रिमेंबर करना रखना बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होता था तो हम लोग सी करके मार्क करते थे उस पर कि वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसे एंट्री जहाँ कैश एंड बैंक दोनों इफेक्ट हो। फिर ऐसा हमने मल्टीपल क्वेश्चंस भी लगा लिया था। ठीक है। डीके गोयल के भी हमने किया था और टीएस गरेवाल के भी हमने किया था प्रैक्टिस, ये डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। तो होप तो सबसे ये बन जाएगा। प्लस इसके अलावा और क्या करना है अपने को, हम्म, वो पेटी कैश बुक वाला पार्ट ज़रूर से कर लेना। मैं क्लास में इसके 3-4 क्वेश्चंस लगवाया था। हाँ, और बीच में मैं थोड़ा जनरल एंट्री का और कुछ कुछ एंट्रीज मैं स्पेसिफाई कर दूं कि वो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है। इधर से देखो, सबसे पहले तो डिस्काउंट के अंदर हमने दो डिस्काउंट देखा था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसके एंट्रीज में याद रखना है। ये हम लोग एग्जाम्पल 1 भी देखे थे, अमित सोल्ड गुड्स वाला, है ना। देन जैस्मिन, हर्षिता, लता, कृष्णा, अंकित, ये सब हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल देखे थे। लिस्ट प्राइस है माइनस ट्रेड डिस्काउंट देन सेल्स वैल्यू। फिर अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट भी हमने देखा था, है ना। ये सब हमने पूरा कंप्लीट किया था। दिव्यांश, देन मीनाक्षी, आशीष, ये पूरा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझे थे। रिबेट इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये वाला देखो, एक ये मैं सत्यम शिवम कंपनी वाला करवाया था, सत्यम शिवम कंपनी वाला करवाया था क्वेश्चन। और ये तुम्हारे नोट्स में भी होगा, ये मैं रिटर्न लिखवाया हूँ, तो ये एक बार एंट्री देख लेना। क्योंकि इसमें हम लोग अज्यूम किए थे कि बोथ द डीलर्स जो है वो किसके हैं, वॉच के डीलर्स लोग हैं और वॉच उनका गुड्स है। तो हम लोग दोनों के में एंट्री पोस्ट किए थे, सत्यम शिवम में भी और सुंदरम में भी। ठीक है। तो ये वाला एंट्री ज़रूर से कर लेना, सत्यम शिवम सुंदरम वाला। फिर ये बैड डेट वाला एंट्री जो हम बताए इंपॉर्टेंट है, बैड डेट, कि बैड डेट क्या है, बैड डेट का अमाउंट रिकवर हो गया तब क्या एंट्री होगा। इसके हम लोगों ने मल्टीपल एग्जांपल्स लेके किया था, है ना। देन उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड,
बहुत सारा पॉइंट है इसमें। लॉस ऑफ गुड्स, उसका फिर इंश्योरेंस लिया जाता है, ये इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस को लॉन्च करेंगे, फाइल करेंगे तब क्या एंट्री होगा, क्लेम मिलेगा तब क्या एंट्री होगा, कितना नहीं मिला उसका क्या एंट्री होगा, वो पूरा। ड्राइंग्स का देख लो, ड्राइंग्स तो बनता ही होगा। देन परचेज ऑफ सेल, फिर लॉस या प्रॉफिट, इसका भी एंट्री देख लेना कि लॉस या प्रॉफिट का क्या होता है एंट्री। इसके हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल्स क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये पूरा जो पॉइंट है वो एक बार गो थ्रू करना बिल्कुल बनता है। परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न, ये सभी तो हमने कर लिया था। ठीक है, ये परचेजेस। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का क्या ट्रांजैक्शन होगा। एडजस्टमेंट एंट्री, ये कैसे होगा। डिफरेंस बिटवीन, देन ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज को मैं बैलेंस शीट का एग्जांपल लेके करवाया भी था, ये एग्जांपल नंबर 2 भी हमने किया था। तो ये सबको एक बार ज़रूर से देख लें। चेक बाउंस हो जाता है, मोहित और दिव्यांश के एग्जांपल लिए थे कि चेक अगर बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा इसका पोस्टिंग, है ना। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज है जिनको फोकस से पढ़ के जाना ज़रूरी है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो सब्सिडियरी बुक्स होता है इनका ये डिवीजन है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। और सब्सिडियरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक के अंदर ये 5 बुक्स आते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और वहाँ दूसरी तरफ जर्नल प्रॉपर, जिसको जनरल जर्नल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस देख लेना। इसके हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस किया था, जैसे कहाँ गया ये पूरा इलास्ट्रेशन, है ना। नो जीएसटी, विथ जीएसटी भी हमने किया था और विदाउट जीएसटी भी किया था क्वेश्चन। तो एक बार ज़रूर से देख लेना इसका फॉर्मेट। जैसे ये एक मेसर्स बिरला मिल्स, देन मेसर्स भारत टाइपराइटर्स, अरविंद मिल्स, ये सब पूरा क्वेश्चन। देन इनके लेजर अकाउंट्स भी बनाने रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये पोस्टिंग कर लेते हैं और लेजर अकाउंट्स भूल जाते हैं, तो लेजर अकाउंट के साथ आना चाहिए बनाने। ठीक है, सेल्स बुक, सेल्स बुक में क्या क्या पोस्टिंग होगा। देन ये भी याद रखो, ये अभी डीएवी में आया था एग्जाम में क्वेश्चन, कि कब कब गुड्स को रिटर्न किया जाता है। गुड्स में भी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो ये 4 रीज़न अगर होते हैं तो हम गुड्स को रिटर्न करके चलते हैं। ठीक है, ये पूरा उसका फॉर्मेट, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। देन जर्नल प्रॉपर, जो कहीं नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये पूरा हमने लिखा था। देन ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये सब हमने कर रखा है। मिसलिनियस एंट्रीज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब क्या है, सब डन है। इतने को रिवाइज कर लेना। फिर अपन अगले चैप्टर में आते हैं, दैट इज चैप्टर 13 और चैप्टर 15 एज द केस में भी, जिसका वेटेज मिनिमम 6, मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स। क्या है चैप्टर का नाम, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका हमने पूरा कंसेप्ट देखा था कि बीआरएस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्यों वो एग्जिस्टेंस में आता है, क्या उसके पूरे प्रोसेस होते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है प्लस और माइनस बैलेंस, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग को गलत कर दोगे तो बाकी तो पूरा गलत होना तय है। तो इसीलिए याद रखना है कि कैश बुक में प्लस कब होगा, कैश बुक में माइनस कब होगा, पासबुक में प्लस कब होगा और पासबुक में माइनस कब होगा। क्योंकि बाकी तो समझ आ जाता है हमें, फेवरेबल, अनफेवरेबल, फिर ओवरड्राफ्ट, ये सब बैलेंस से क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो डेबिट क्रेडिट का गेम फंसता है ना, उससे गलत हो जाता है। तो कैश में कब प्लस करेंगे, कैश में कब माइनस, पासबुक में कब प्लस और पासबुक में कब माइनस, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स किया था। इसको दो दो फॉर्मेट से सॉल्व किया जा सकता है। पहला फॉर्मेट एक स्कूल में चल रहा है, दूसरे फॉर्मेट एक स्कूल में चल रहे हैं, तो एज द केस में भी किसी से भी करो आंसर मैच हो ही जाता है। फिर इसके हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखा था। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दूसरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। फिर अगला क्या पॉइंट हो सकता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला, कि बैंक को हम बोले थे वो हमारे बदले पे कर दिया। फिर क्या हो सकता है, एक कस्टमर हमें डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक में विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना हमें इन्फॉर्म करे, वो एक पॉइंट हो सकता है। देन और क्या हो सकता है कि कोई डेटर है वो आधा अमाउंट पे किया, आधा अमाउंट नहीं पे किया, तो इस पे पॉइंट आ सकता है। फिर बैंक जो हम चेक भेजे थे वो हमारा डिसऑनर हो गया, इस पे पॉइंट उठ के आ सकता है। और क्या पॉइंट बन सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, ये तो बहुत ईजी है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, वही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
कि हम डिस्काउंट करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले टाइम से पहले पैसा निकाल लिए तो कुछ पैसा हमारा कट गया। इसमें हम लोग आशु और आशीष का एग्जाम्पल लेके भी समझे थे। देन चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो बैंक को सबसे पहले पता चलेगा तो बैंक क्या करेगा, पासबुक में माइनस, तो हमारा पासबुक कम हो जाएगा। तो इसके हमने डीके गोयल के भी क्वेश्चंस लगाए थे और साथ में टीएस गरीवाल के भी क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो ये सब डन है। एक बार ये पॉइंट्स मन देख लेना, जो भी डाउट लगे जिस भी क्वेश्चन में तो बिना डरे बस एक मैसेज ड्रॉप करना, मैं क्लियर करवा दूंगा, बट एग्जाम से पहले सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे मल्टीपल क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में, और बहुत सारा, अभी इतना सारा क्वेश्चन किए होगे तो आइडिया लगा होगा कि एक ही जैसा पॉइंट तो अधिकतर रहता है कि वो इशू हो गया, प्रेजेंट नहीं हुआ, डिपॉजिट हुआ, क्लियर नहीं हुआ, डेटर जमा कर दिया पैसा, बिल डिस्काउंट हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जाके जमा कर दिया पैसा, बस यही सब पॉइंट है। और एक इग्नोर्ड टॉपिक जो बहुत जल्दी इग्नोर हो जाता है वो क्या है, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। तो वो भी एक बार ज़रूर से रीड कर लेना। ये चैप्टर के एंड में मैं ओवरकास्ट और अंडरकास्ट भी लिखाया हूँ कि ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक तो क्या करेंगे, ओवरकास्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक तब क्या करेंगे। तो ये मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब हम अगले चैप्टर में आते हैं, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। अगर मैं फैक्ट बताऊं तो ट्रायल बैलेंस से एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि वो बड़ा सा क्वेश्चन देगा, कैपिटल निकाल के बताओ, दोनों साइड पोस्टिंग करो, दोनों साइड टैली कर दो। तुम खुद सोचो, फाइनल लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे सकता, बहुत बोलने से बहुत रेयर है। वो तब हो सकता है जब टीचर बोल रहे हैं चल फ्री में मार्क्स दे देता हूँ, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं रिव्यू करवा दे रहा हूँ, बाकी ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये फॉर्मेट देख लो, हेड्स बनाया जाता है, देन एलएफ बनाया जाता है, एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे एक मैं समझा भी दे रहा हूँ। एक डेबिट साइड बनाते हैं, एक क्रेडिट साइड बनाया जाता है। ठीक है, अब जिसका जो साइड पोस्टिंग होगा वो आ जाएगा। कैपिटल क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कैश कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड आ जाएगा। क्रेडिटर कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी है। सेल्स कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड आ जाएगा। स्टॉक क्या है, असेट, असेट का क्या बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब अगर वो बढ़ेंगे तो क्या होंगे, तो स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है, असेट, असेट बढ़ता है तो क्या कहते हैं, डेबिट, डेबिट साइड लिख देंगे। डेटर्स क्या है, असेट, असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट साइड लिख देंगे। बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या, क्रेडिट साइड लिख देंगे। परचेजेस, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस मान लो या असेट मान लो, दोनों ही बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट साइड लिख देंगे, बस काम खत्म, दोनों साइड टैली। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कुछ दूसरे लेवल के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दोनों साइड पोस्टिंग करो और कैपिटल को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट डिटरमाइन करो, तो वैसा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बस ये चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर चैप्टर में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर नंबर 13 था, ट्रायल बैलेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट बोलने से लीस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आ गया मतलब टीचर फ्री में मार्क्स देना चाहता है, जो कि नॉर्मल सिनेरियो नहीं होता। तो इसमें या तो दोनों साइड पोस्टिंग करने को दे देगा, या तो वो कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करने को दे देगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 से 8 मार्क का वेटेज है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज 6 मार्क का आ जाता है। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17 एज द केस में भी, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के रीजंस याद रखना है, कभी कभार वो पूछ सकता है कि डेप्रीसिएशन के क्या क्या रीजन है। नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस एंड नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। इतने सारे मेथड्स होते हैं। अपने सिलेबस में क्या है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, ये दोनों का मैं वर्किंग भी समझाया था कि एसएलएम क्या है, डब्ल्यूडीवी क्या है, क्या डिफरेंस है। अब इसके ना इंपॉर्टेंट एरियाज पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, 2 मिनट। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल मशीन का चांसेस कम रहता है फाइनल लेवल में, मल्टीपल मशीन्स का पॉइंट आ सकता है कि हम एक से ज़्यादा मशीन खरीदें हैं, जो मैं एग्जांपल नंबर 3 में समझाया था, एक से ज़्यादा अगर मशीन परचेज हुआ है तो उसका कैसे पोस्टिंग किया जाएगा वो एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमने किया था, मशीन 1 एंड मशीन 2। ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन फटाफट एक बार ओरली भी निपटा सकते हो,
कैलकुलेटर से फटाफट टैली कर ली कि क्या कैलकुलेशन क्या नहीं, और एक आध क्वेश्चन को रिटर्न फॉर्म में भी डाल सकते हैं। इसमें मैं एक और मशीन लिया था M3, इसको भी हमने सॉल्व किया था। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेना। जिनको भी डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हो तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्ड लेक्चर। फिर इसके बाद आए थे हम कौन से कंसेप्ट नंबर 2 पे। क्या था कंसेप्ट नंबर 2? सेल ऑफ असेट्स। तो इसको भी याद रखना है, सेल ऑफ असेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ असेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग। तो ये पूरा एग्जाम्पल के साथ समझ लिए थे इसको हम लोग क्लास में। प्रॉफिट लॉस क्या एडजस्टमेंट हुआ था, ये पूरा इसके नंबर ऑफ इतने सारे क्वेश्चंस, तो ये सब हमने